क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी का नाम सुनते हैं और कुछ ही मिनटों में भूल जाते हैं, या फिर कोई किताब पढ़ते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद उसका ज्यादातर हिस्सा याद नहीं रहता? अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आप जो भी पढ़े, सुने या सीखें उसे लंबे समय तक याद रख सकें, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। अधिकांश लोग मानते हैं कि अच्छी याददाश्त कुछ खास लोगों को जन्म से मिलती है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि मेमोरी कोई जन्मजात उपहार नहीं, बल्कि एक ऐसी स्किल है जिसे कोई भी व्यक्ति विकसित और मजबूत बना सकता है। आज की इस बुक समरी में हम जानेंगे मेमोरी, हाउ टू डेवलप, ट्रेन एंड यूज इट पुस्तक की उन शक्तिशाली सीखों को जो आपको सिखाती है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, आप चीजों को क्यों भूल जाते हैं और कैसे अपनी मेमोरी को इतना मजबूत बना सकते हैं कि सीखना, याद रखना और सफलता हासिल करना पहले से कहीं आसान हो जाए। इस वीडियो के अंत तक आप मेमोरी को लेकर अपनी सोच पूरी तरह बदल देंगे और साथ ही ऐसी प्रैक्टिकल टेक्निक्स सीखेंगे जिन्हें अपनाकर आप अपनी याददाश्त को कई गुना बेहतर बना सकते हैं। तो तैयार हो जाइए अपने दिमाग की छिपी हुई शक्ति को जगाने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये आपके ब्रेन को अपग्रेड करने का एक कंप्लीट गाइड है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द स्टोरी टेलर वॉइस, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे असरदार और जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक समरीज, ऐसी कहानियां और सीखें जो आपके मन को साफ करेंगी, आपकी सोच को नया आकार देंगी और आपको एक बेहतर इंसान बनने की दिशा दिखाएंगी। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, नई प्रेरणा पाना चाहते हैं और अपनी सोच को नई उड़ान देना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि यहां द स्टोरी टेलर वॉइस पर हर किताब एक कहानी है और हर कहानी एक नई शुरुआत। हम में से ज्यादातर लोग अपनी कमजोर याददाश्त को अपनी किस्मत मान लेते हैं। जब हम किसी का नाम भूल जाते हैं, कोई महत्वपूर्ण तारीख याद नहीं रहती या पढ़ी हुई बातें दिमाग से निकल जाती हैं, तो हम तुरंत कह देते हैं मेरी मेमोरी बहुत कमजोर है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? इस किताब के लेखक हमें सबसे पहले इसी भ्रम से बाहर निकालते हैं। वे बताते हैं कि अधिकांश लोग इसलिए नहीं भूलते क्योंकि उनकी मेमोरी कमजोर है, बल्कि इसलिए भूलते हैं क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करना और प्रशिक्षित करना कभी सीखा ही नहीं। अक्सर हम किसी जानकारी पर पूरा ध्यान नहीं देते, उसे समझने की कोशिश नहीं करते या फिर उसे अपने मन में मजबूत रूप से स्थापित नहीं करते। परिणाम स्वरूप वो जानकारी कुछ समय बाद धुंधली पड़ जाती है और अंततः भूल जाती है। लेखक एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं, क्या अच्छी मेमोरी कुछ चुनिंदा लोगों को जन्म से मिलती है या इसे विकसित किया जा सकता है? अधिकांश लोग मानते हैं कि कुछ लोग जन्म से ही तेज दिमाग और अद्भुत याददाश्त लेकर आते हैं, लेकिन इस पुस्तक का संदेश इससे बिल्कुल अलग है। लेखक के अनुसार मेमोरी कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है जो केवल कुछ विशेष लोगों के पास हो। ये एक ऐसी क्षमता है जिसे सही अभ्यास, उचित तकनीकों और निरंतर प्रशिक्षण के माध्यम से कोई भी व्यक्ति मजबूत बना सकता है। जिस प्रकार नियमित व्यायाम से शरीर मजबूत होता है, उसी प्रकार सही मानसिक अभ्यासों से मेमोरी भी विकसित होती है। जो लोग असाधारण याददाश्त रखते हैं, वे अक्सर अपने दिमाग का बेहतर उपयोग करना जानते हैं। उन्होंने कुछ विशेष आदतें और तरीके विकसित कर लिए होते हैं, जिनकी मदद से वे जानकारी को अधिक प्रभावी ढंग से याद रख पाते हैं। यही इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है। लेखक पाठकों को यह समझाना चाहते हैं कि मेमोरी कोई स्थायी गुण नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्किल है जिसे लगातार बेहतर बनाया जा सकता है। इस पुस्तक में वे उन सिद्धांतों, तकनीकों और अभ्यासों को साझा करते हैं जिनकी मदद से कोई भी व्यक्ति अपनी याददाश्त को पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बना सकता है। आगे के अध्यायों में हम जानेंगे कि मेमोरी वास्तव में क्या है, हमारा दिमाग जानकारी को कैसे संग्रहित करता है और वे कौन सी तकनीकें हैं जो हमारी याद रखने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकती है। चैप्टर 1, मेमोरी क्या है और ये कैसे काम करती है? अब सवाल ये उठता है कि आखिर मेमोरी होती क्या है? ज्यादातर लोग मेमोरी को केवल याद रखने की क्षमता समझते हैं, लेकिन लेखक बताते हैं कि मेमोरी उससे कहीं अधिक गहरी और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मेमोरी हमारे मन की वो शक्ति है जो हमें अपने पिछले अनुभवों, सीखी हुई बातों, देखी हुई चीजों और प्राप्त ज्ञान को सुरक्षित रखने और आवश्यकता पड़ने पर
दोबारा याद करने में सक्षम बनाती है। सरल शब्दों में कहें तो मेमोरी केवल जानकारी को जमा करने का काम नहीं करती, बल्कि उसे सही समय पर वापस लाने का भी काम करती है। यदि कोई व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है लेकिन जरूरत पड़ने पर उसे याद नहीं कर पाता, तो उसकी मेमोरी वास्तव में प्रभावी नहीं मानी जाएगी। लेखक समझाते हैं कि हमारा दिमाग एक विशाल भंडार की तरह काम करता है। हर दिन हम हजारों दृश्य देखते हैं, आवाजें सुनते हैं, विचारों का अनुभव करते हैं और नई जानकारियां प्राप्त करते हैं। इन सभी अनुभवों का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर दर्ज होता रहता है। हालांकि हर जानकारी समान रूप से मजबूत नहीं होती। जिन बातों पर हम अधिक ध्यान देते हैं, जिनमें हमारी रुचि होती है या जो हमारे लिए भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण होती हैं, वे हमारे मन में अधिक गहराई से अंकित हो जाती है। यही कारण है कि हमें बचपन की कोई खास घटना वर्षों बाद भी याद रहती है, लेकिन कल किसी व्यक्ति ने क्या कहा था, ये याद नहीं रहता। अंतर जानकारी का नहीं, बल्कि उस जानकारी द्वारा हमारे मन पर छोड़े गए प्रभाव का होता है। लेखक मेमोरी की प्रक्रिया को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है जानकारी को ग्रहण करना और दूसरा है उसे रिकॉल करना। जब हम किसी नई बात को सीखते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उस अनुभव की एक मानसिक छाप बनाता है। ये छाप जितनी स्पष्ट और मजबूत होगी, भविष्य में उसे याद करना उतना ही आसान होगा। लेकिन केवल जानकारी को स्टोर कर लेना पर्याप्त नहीं है। वास्तविक शक्ति तब दिखाई देती है जब हम जरूरत पड़ने पर उस जानकारी को दोबारा याद कर सकें। इसी प्रक्रिया को रिकॉल कहा जाता है। रिकॉल जितना बेहतर होगा, हमारी मेमोरी उतनी ही प्रभावशाली होगी। लेखक एक महत्वपूर्ण बात पर जोर देते हैं कि हम वास्तव में बहुत कम चीजें पूरी तरह भूलते हैं। अधिकांश जानकारी हमारे मन में किसी न किसी रूप में मौजूद रहती है। समस्या ये नहीं होती कि जानकारी गायब हो गई है, बल्कि समस्या ये होती है कि हम उसे सही समय पर खोज नहीं पाते। इसलिए मेमोरी को मजबूत बनाने का अर्थ केवल अधिक जानकारी जमा करना नहीं है, बल्कि उसे आसानी से रिकॉल करने की क्षमता विकसित करना भी। यहीं से इस पुस्तक का अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत शुरू होता है। यदि हम ये समझ लें कि कौन सी चीजें जानकारी को हमारे मन में गहराई से स्थापित करती हैं, तो हम अपनी मेमोरी को पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं। और उन सभी कारकों में सबसे महत्वपूर्ण है हमारा अटेंशन, यानी हमारा ध्यान। चैप्टर 2, अटेंशन, मेमोरी की सबसे बड़ी कुंजी। लेखक के अनुसार यदि मेमोरी का कोई एक सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है, तो वो है अटेंशन, यानी ध्यान। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कमजोर मेमोरी की समस्या अक्सर कमजोर दिमाग की नहीं, बल्कि कमजोर अटेंशन की समस्या होती है। जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति ने अपना नाम बताया और कुछ ही मिनटों बाद आप उसका नाम भूल गए। क्या वास्तव में आपकी मेमोरी कमजोर थी? शायद नहीं। सच्चाई यह है कि जब उसने अपना नाम बताया, तब आपका ध्यान पूरी तरह उस पर नहीं था। आपका मन कहीं और व्यस्त था। इसलिए वो जानकारी आपके मस्तिष्क पर गहरी छाप नहीं छोड़ सकी। लेखक बताते हैं कि बिना ध्यान के कोई भी जानकारी हमारे मन में स्थायी रूप से दर्ज नहीं हो सकती। अटेंशन वो द्वार है जिसके माध्यम से हर अनुभव, हर ज्ञान और हर जानकारी हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करती है। यदि ये द्वार पूरी तरह खुला नहीं है, तो जानकारी अंदर तक नहीं पहुंच पाती। यही कारण है कि जब हम किसी रोचक फिल्म को देखते हैं, तो उसके कई दृश्य और संवाद वर्षों तक याद रहते हैं, लेकिन किसी उबाऊ लेक्चर की बातें कुछ घंटों में ही भूल जाते हैं। फर्क मेमोरी का नहीं, बल्कि अटेंशन का होता है। जहां ध्यान गहरा होता है, वहां याददाश्त भी मजबूत होती है। लेखक आगे बताते हैं कि फोकस और कंसंट्रेशन मेमोरी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। जब हम किसी एक विषय पर पूरी मानसिक शक्ति के साथ ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उस जानकारी को अधिक स्पष्टता और मजबूती के साथ रिकॉर्ड करता है। यही कारण है कि एकाग्र होकर पढ़ी गई 1 घंटा की पढ़ाई बिना ध्यान के 3 घंटे की पढ़ाई से कहीं अधिक प्रभावी होती है। आज के समय में यह सिद्धांत और भी महत्वपूर्ण हो गया है। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, लगातार बदलती स्क्रीन और हर समय मिलने वाले नए नए उत्तेजनाएं हमारे अटेंशन को कमजोर कर रही है। हमारा मन एक काम पर टिकने के बजाय हर कुछ मिनटों में भटक जाता है। परिणाम स्वरूप हम बहुत कुछ देखते और सुनते हैं, लेकिन बहुत कम चीजें वास्तव में याद रख पाते हैं। लेखक इस समस्या का समाधान भी बताते हैं। वे कहते हैं कि अटेंशन एक ऐसी मानसिक मांसपेशी है जिसे अभ्यास के माध्यम से मजबूत किया जा सकता है।
सबसे पहला तरीका है, जिस काम को कर रहे हो उसमें पूरी तरह उपस्थित रहना। जब किसी की बात सुने तो केवल सुने, जब पढ़े तो केवल पढ़े, जब सीखें तो पूरी रुचि और जागरूकता के साथ सीखें। दूसरा तरीका है छोटी छोटी चीजों का सचेत अवलोकन करना। उदाहरण के लिए किसी कमरे में प्रवेश करें और वहां मौजूद वस्तुओं को ध्यान से देखें। कुछ मिनट बाद आंखें बंद करके याद करने की कोशिश करें कि आपने क्या देखा था। यह अभ्यास धीरे धीरे आपकी ऑब्जर्वेशन और अटेंशन दोनों को मजबूत करेगा। तीसरा तरीका है अपने मन को भटकने से रोकना। जब भी महसूस हो कि आपका ध्यान विषय से हट रहा है, उसे धीरे धीरे वापस उसी विषय पर ले आएं। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, लेकिन नियमित अभ्यास से एकाग्रता की शक्ति बढ़ने लगती है। लेखक का मानना है कि जिस व्यक्ति ने अटेंशन पर नियंत्रण पा लिया, उसने मेमोरी को मजबूत करने की आधी लड़ाई जीत ली। क्योंकि याद रखने की प्रक्रिया की शुरुआत ही ध्यान से होती है। यदि ध्यान नहीं है तो सीखना अधूरा है, और यदि ध्यान गहरा है तो मेमोरी स्वतः ही मजबूत होने लगती है। लेकिन केवल ध्यान ही पर्याप्त नहीं है। किसी जानकारी को लंबे समय तक याद रखने के लिए एक और महत्वपूर्ण तत्व की आवश्यकता होती है। वो है इंटरेस्ट, यानी रुचि। क्योंकि जिन चीजों में हमारी सच्ची दिलचस्पी होती है, उन्हें याद रखना हमारे लिए स्वाभाविक रूप से आसान हो जाता है। चैप्टर 3, इंटरेस्ट का मेमोरी पर प्रभाव। अब तक हमने समझा कि मेमोरी की शुरुआत अटेंशन से होती है, लेकिन लेखक बताते हैं कि केवल ध्यान ही काफी नहीं है। किसी जानकारी को लंबे समय तक याद रखने के लिए हमारे अंदर उस विषय के प्रति इंटरेस्ट, यानी रुचि भी होनी चाहिए। जरा अपने जीवन के अनुभवों के बारे में सोचिए। हो सकता है कि आपको अपने पसंदीदा अभिनेता की कई फिल्में याद हों, अपनी पसंदीदा क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के नाम याद हों, या अपने किसी खास शौक से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी याद हों। लेकिन स्कूल में पढ़े गए कई विषयों की जानकारी शायद आज याद न हो। ऐसा क्यों होता है? लेखक बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क उन चीजों को प्राथमिकता देता है जिनमें हमारी वास्तविक रुचि होती है। जब किसी विषय में इंटरेस्ट होता है तो हमारा ध्यान स्वाभाविक रूप से उसकी ओर आकर्षित होता है। हम उसे बेहतर ढंग से समझते हैं, उससे जुड़ाव महसूस करते हैं, और परिणाम स्वरूप वो जानकारी हमारे मन में अधिक गहराई से अंकित हो जाती है। यही कारण है कि किसी व्यक्ति को अपने पसंदीदा खेल से जुड़ी सैकड़ों जानकारियां याद रहती है, जबकि उसे महत्वपूर्ण फोन नंबर याद रखने में कठिनाई हो सकती है। समस्या मेमोरी की नहीं होती, बल्कि रुचि की होती है। लेखक आगे बताते हैं कि इंटरेस्ट और इमोशन का बहुत गहरा संबंध है। जिन अनुभवों के साथ भावनाएं जुड़ी होती है, वे हमारी याददाश्त पर अधिक मजबूत प्रभाव छोड़ते हैं। शायद आपको अपने जीवन का पहला पुरस्कार, कोई खास उपलब्धि या कोई भावनात्मक घटना आज भी स्पष्ट रूप से याद हो। ऐसा इसलिए क्योंकि उन घटनाओं के साथ भावनाएं जुड़ी थी, और भावनाएं मेमोरी को मजबूत बनाने का काम करती है। जब कोई जानकारी हमें उत्साहित करती है, प्रेरित करती है, आश्चर्यचकित करती है या भावनात्मक रूप से प्रभावित करती है, तो हमारा मस्तिष्क उसे सामान्य जानकारी की तुलना में अधिक महत्व देता है। यही वजह है कि भावनात्मक अनुभव अक्सर वर्षों तक हमारी यादों में जीवित रहते हैं। लेखक का मानना है कि यदि हम किसी विषय को याद रखना चाहते हैं, तो हमें उसमें रुचि पैदा करने का प्रयास करना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि हर विषय स्वाभाविक रूप से रोचक लगे, लेकिन हम अपने दृष्टिकोण को बदलकर उसे अधिक दिलचस्प बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप इतिहास पढ़ रहे हैं, तो केवल तारीखें याद करने की कोशिश न करें। उन घटनाओं के पीछे की कहानियों, संघर्षों और व्यक्तियों की कल्पना करें। यदि आप विज्ञान सीख रहे हैं, तो यह समझने की कोशिश करें कि उसका संबंध आपकी वास्तविक जिंदगी से कैसे है। जब जानकारी केवल शब्दों का समूह न रहकर एक अर्थपूर्ण अनुभव बन जाती है, तो उसे याद रखना कहीं अधिक आसान हो जाता है। लेखक सीखने को रोचक बनाने की एक महत्वपूर्ण कला भी सिखाते हैं। वे कहते हैं कि किसी भी नई जानकारी को अपने व्यक्तिगत अनुभवों, लक्ष्यों या रुचियों से जोड़ने की कोशिश करें। जब दिमाग को यह महसूस होता है कि कोई जानकारी उसके लिए उपयोगी या महत्वपूर्ण है, तो वो उसे अधिक मजबूती से याद रखता है। याददाश्त का एक बड़ा रहस्य यह है कि हमारा मस्तिष्क मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक जीवित और भावनात्मक प्रणाली की तरह काम करता है। वो उन चीजों को अधिक महत्व देता है जिनमें अर्थ, रुचि और भावना होती है। इसलिए यदि आप अपनी मेमोरी को बेहतर बनाना चाहते हैं,
तो केवल रटने की कोशिश मत कीजिए। पहले अपने अंदर उस विषय के प्रति जिज्ञासा और रुचि पैदा कीजिए। जब अटेंशन और इंटरेस्ट एक साथ काम करते हैं, तब सीखने की प्रक्रिया कहीं अधिक शक्तिशाली बन जाती है। लेकिन जानकारी को और भी मजबूत बनाने के लिए हमें एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझना होगा। वो सिद्धांत है एसोसिएशन, यानी नई जानकारी को पहले से मौजूद ज्ञान से जोड़ने की कला। चैप्टर 4, एसोसिएशन का सिद्धांत। लेखक के अनुसार मेमोरी को मजबूत बनाने का सबसे प्रभावशाली और व्यावहारिक तरीका है एसोसिएशन, यानी संबंध स्थापित करना। यह सिद्धांत इतना शक्तिशाली है कि यदि आप इसे सही ढंग से समझ ले, तो नई जानकारी को याद रखना पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो जाएगा। हमारा मस्तिष्क किसी कंप्यूटर की तरह अलग अलग फाइलों में जानकारी नहीं रखता, बल्कि ये एक विशाल जाल की तरह काम करता है, जहां हर विचार, अनुभव और जानकारी किसी न किसी दूसरी जानकारी से जुड़ी होती है। यही कारण है कि जब हम किसी एक बात को याद करते हैं, तो उससे जुड़ी कई दूसरी बातें भी हमारे मन में आने लगती है। लेखक बताते हैं कि नई जानकारी को याद रखने का सबसे आसान तरीका यह है कि उसे किसी ऐसी चीज से जोड़ दिया जाए जो पहले से हमारे मन में मौजूद हो। क्योंकि दिमाग के लिए बिल्कुल नई और अकेली जानकारी को याद रखना कठिन होता है, लेकिन जब वही जानकारी किसी परिचित विचार से जुड़ जाती है, तो उसे याद रखना बेहद आसान हो जाता है। यही एसोसिएशन का मूल सिद्धांत है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपकी मुलाकात किसी व्यक्ति से होती है जिसका नाम राज है। यदि आप केवल उसका नाम सुनकर आगे बढ़ जाते हैं, तो संभव है कि कुछ देर बाद उसका नाम भूल जाए। लेकिन यदि आप उसके नाम को किसी ऐसे राज से जोड़ दें जिसे आप पहले से जानते हैं, या मन में उसकी कोई रोचक छवि बना लें, तो उसका नाम याद रखने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। लेखक कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क संबंधों के माध्यम से सोचता है। एक विचार दूसरे विचार को जन्म देता है और एक स्मृति दूसरी स्मृति को जगाती है। इसलिए जितने अधिक संबंध आप किसी जानकारी के साथ बनाएंगे, उतनी ही आसानी से वह जानकारी आपके मन में सुरक्षित रहेगी। एसोसिएशन टेक्निक वास्तव में इसी सिद्धांत पर काम करती है। जब हम किसी नई जानकारी को किसी पुराने अनुभव, किसी परिचित वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी कहानी या किसी चित्र से जोड़ देते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उसके लिए कई मानसिक रास्ते बना लेता है। बाद में जब हमें उस जानकारी को रिकॉल करना होता है, तो इन रास्तों की मदद से हमारा दिमाग उसे आसानी से खोज लेता है। इसे एक शहर की सड़कों की तरह समझिए। यदि किसी स्थान तक पहुंचने के लिए केवल एक रास्ता हो, तो उसे ढूंढना कठिन हो सकता है। लेकिन यदि वहां पहुंचने के कई रास्ते हों, तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। ठीक यही नियम मेमोरी पर भी लागू होता है। लेखक कई सरल उदाहरणों के माध्यम से इस सिद्धांत को समझाते हैं। यदि आपको खरीदारी की सूची याद रखनी हो, तो अलग अलग वस्तुओं को रटने के बजाय उन्हें एक मजेदार कहानी में जोड़ दीजिए। यदि आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु याद रखने हो, तो उन्हें किसी परिचित स्थान या घटना के साथ जोड़ दीजिए। जितना अनोखा, रोचक और कल्पनाशील संबंध होगा, मेमोरी उतनी ही मजबूत होगी। यही कारण है कि महान वक्ता, विद्यार्थी और असाधारण याददाश्त वाले लोग केवल रटने पर निर्भर नहीं रहते। वे जानकारी को जोड़ते हैं, उसके बीच संबंध बनाते हैं और अपने मस्तिष्क को उसे याद रखने के लिए कई संकेत प्रदान करते हैं। लेखक का निष्कर्ष स्पष्ट है। दिमाग तथ्यों को नहीं, बल्कि संबंधों को अधिक आसानी से याद रखता है। इसलिए यदि आप अपनी मेमोरी को असाधारण बनाना चाहते हैं, तो हर नई जानकारी को किसी न किसी पुराने ज्ञान, अनुभव या मानसिक चित्र से जोड़ने की आदत विकसित कीजिए। अब हम मेमोरी को मजबूत करने के एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि चाहे अटेंशन हो, इंटरेस्ट हो या एसोसिएशन, यदि जानकारी को समय समय पर दोहराया न जाए, तो उसकी पकड़ धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। इसलिए अगला महत्वपूर्ण रहस्य है रेपिटेशन, यानी दोहराव की शक्ति। चैप्टर 5, रेपिटेशन की शक्ति। लेखक अब मेमोरी के एक ऐसे सिद्धांत पर आते हैं जिसे लगभग हर सफल विद्यार्थी, महान वक्ता और असाधारण याददाश्त वाले लोग अपने जीवन में अपनाते हैं। यह सिद्धांत है रेपिटेशन, अर्थात बार बार दोहराव की शक्ति। हम अक्सर सोचते हैं कि यदि हमने किसी चीज को एक बार पढ़ लिया या सुन लिया, तो वो हमेशा के लिए याद रह जाएगी। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। हमारा मस्तिष्क नई जानकारी को तुरंत स्थायी रूप से सुरक्षित नहीं करता।
उसे मजबूत और स्थायी स्मृति में बदलने के लिए समय और दोहराव दोनों की आवश्यकता होती है। लेखक बताते हैं कि पहली बार जब हम कोई नई जानकारी सीखते हैं तो वो हमारे मन में केवल एक हल्की छाप छोड़ती है। यदि उस जानकारी को दोबारा नहीं देखा या दोहराया जाता तो ये छाप धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। कुछ दिनों बाद वो धुंधली पड़ जाती है और अंततः भूल जाती है। यही कारण है कि बहुत से लोग कोई किताब पढ़ते हैं, कोई कोर्स करते हैं या कोई महत्वपूर्ण जानकारी सीखते हैं, लेकिन कुछ सप्ताह बाद उसका अधिकांश भाग भूल जाते हैं। समस्या उनकी बुद्धिमत्ता में नहीं होती, बल्कि इस बात में होती है कि उन्होंने सीखी हुई जानकारी को पर्याप्त रूप से दोहराया नहीं। लेखक एक सुंदर उदाहरण देते हैं। यदि किसी रास्ते पर केवल एक बार चला जाए तो वहां कोई स्पष्ट पगडंडी नहीं बनती, लेकिन यदि उसी रास्ते पर बार बार चला जाए तो धीरे धीरे वो एक मजबूत और स्पष्ट मार्ग बन जाता है। ठीक इसी प्रकार रेपिटेशन हमारे मस्तिष्क में न्यूरल रास्तों को मजबूत करता है। जितनी बार हम किसी जानकारी को दोहराते हैं उतनी ही गहराई से वो हमारे मन में अंकित होती जाती है। लेकिन लेखक केवल बार बार रटने की बात नहीं करते। वे बताते हैं कि सही समय पर किया गया रिवीजन सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। यही विचार आगे चलकर स्पेस्ड रेपिटेशन टेक्निक का आधार बनता है। इस तकनीक का सिद्धांत सरल है। किसी जानकारी को लगातार कई घंटों तक दोहराने के बजाय उसे अलग अलग समय के अंतराल पर दोहराया जाए। उदाहरण के लिए, कोई नई जानकारी सीखने के बाद उसे उसी दिन, फिर अगले दिन, फिर कुछ दिनों बाद और फिर कुछ सप्ताह बाद दोहराया जाए। हर बार जानकारी को दोहराने से उसकी स्मृति और मजबूत होती जाती है। इसका कारण यह है कि जब हमारा मस्तिष्क किसी भूलती हुई जानकारी को दोबारा रिकॉल करता है तो वो उसे पहले से अधिक मजबूती से सुरक्षित कर लेता है। हर रिवीजन मेमोरी को एक नया बल प्रदान करता है और जानकारी को लंबे समय तक याद रखने योग्य बना देता है। लेखक ये भी बताते हैं कि रिवीजन केवल दोबारा पढ़ना नहीं है। सबसे प्रभावी रिवीजन तब होता है जब हम स्वयं को परखते हैं, अर्थात किताब बंद करके ये याद करने की कोशिश करें कि हमने क्या सीखा था। जब हम अपने दिमाग को जानकारी रिकॉल करने के लिए मजबूर करते हैं तब मेमोरी वास्तव में मजबूत होती है। यही कारण है कि सफल विद्यार्थी केवल पढ़ते नहीं हैं, बल्कि बार बार स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, नोट्स दोहराते हैं और सीखी हुई बातों को याद करने का अभ्यास करते हैं। वे जानते हैं कि सीखना और याद रखना दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। लेखक का निष्कर्ष स्पष्ट है। जो जानकारी दोहराई नहीं जाती वो धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है, लेकिन जिस जानकारी को नियमित रूप से रिकॉल और रिवाइज किया जाता है वो लंबे समय तक स्मृति का हिस्सा बन जाती है। अब तक हमने सीखा कि अटेंशन जानकारी को भीतर लाता है, इंटरेस्ट उसे महत्वपूर्ण बनाता है, एसोसिएशन उसे जोड़ता है और रेपिटेशन उसे मजबूत करता है। लेकिन मेमोरी को और भी शक्तिशाली बनाने का एक ऐसा तरीका है जो हमारे मस्तिष्क की प्राकृतिक कार्यप्रणाली से जुड़ा हुआ है। वो तरीका है विजुअलाइजेशन, यानी मानसिक चित्रों की शक्ति। क्योंकि हमारा दिमाग शब्दों की तुलना में चित्रों को कहीं अधिक तेजी और मजबूती से याद रखता है। चैप्टर 6, विजुअलाइजेशन और मेंटल इमेजेस। अब तक हमने सीखा कि अटेंशन जानकारी को हमारे मन तक पहुंचाता है, इंटरेस्ट उसे महत्वपूर्ण बनाता है, एसोसिएशन उसे दूसरे विचारों से जोड़ता है और रेपिटेशन उसे मजबूत करता है। लेकिन लेखक बताते हैं कि मेमोरी को असाधारण बनाने के लिए एक और शक्तिशाली हथियार है, विजुअलाइजेशन अर्थात मानसिक चित्रों का उपयोग। लेखक के अनुसार हमारा मस्तिष्क शब्दों की तुलना में चित्रों को कहीं अधिक आसानी और तेजी से याद रखता है। इसका कारण यह है कि मानव मस्तिष्क हजारों वर्षों से दृश्य संसार को समझने के लिए विकसित हुआ है। हम जो देखते हैं वो अक्सर उन चीजों से अधिक समय तक याद रहता है जिन्हें हम केवल सुनते या पढ़ते हैं। जरा अपने बचपन की किसी घटना को याद कीजिए। जब वो घटना आपके मन में आती है तो क्या आपको केवल शब्द याद आते हैं? नहीं, आपके सामने उस समय के दृश्य, चेहरे, स्थान और परिस्थितियां उभरने लगती है। यही इस बात का प्रमाण है कि हमारा मस्तिष्क चित्रों में सोचने और याद रखने की अद्भुत क्षमता रखता है। लेखक बताते हैं कि यदि हम किसी जानकारी को मानसिक चित्र में बदल दें तो उसे याद रखने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आपको सेब शब्द याद रखना हो तो केवल शब्द को दोहराने के बजाय अपने मन में एक बड़ा चमकदार लाल सेब की कल्पना कीजिए।
जितनी स्पष्ट और जीवंत कल्पना होगी, उतनी ही मजबूत मेमोरी बनेगी। यही सिद्धांत जटिल जानकारियों पर भी लागू होता है। यदि आपको किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान की जानकारी या किसी महत्वपूर्ण विचार को याद रखना हो, तो उसे किसी मानसिक चित्र के रूप में देखने की कोशिश कीजिए। जब जानकारी चित्र का रूप ले लेती है, तो वो हमारे मस्तिष्क के लिए अधिक अर्थपूर्ण और यादगार बन जाती है। लेखक ये भी बताते हैं कि साधारण चित्रों की तुलना में असामान्य, मजेदार और कल्पनाशील चित्र अधिक प्रभावी होते हैं। हमारा मस्तिष्क सामान्य चीजों को जल्दी भूल सकता है, लेकिन विचित्र और अनोखी छवियां लंबे समय तक याद रहती है। मान लीजिए आपको दूध, किताब और घड़ी याद रखनी है। यदि आप केवल इन शब्दों को दोहराएंगे, तो संभव है कि कुछ समय बाद भूल जाए। लेकिन यदि आप कल्पना करें कि एक विशाल घड़ी दूध पी रही है और उसके ऊपर एक किताब नाच रही है, तो ये अजीब दृश्य आपके दिमाग में गहराई से अंकित हो जाएगा। यही विजुअलाइजेशन की शक्ति है। लेखक कई विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेस का भी सुझाव देते हैं। पहला अभ्यास ये है कि किसी वस्तु को कुछ क्षण ध्यान से देखें, फिर आंखें बंद करके उसकी हर छोटी बड़ी विशेषता को अपने मन में देखने की कोशिश करें। दूसरा अभ्यास ये है कि पढ़ी हुई जानकारी को मानसिक चित्रों में बदलने का प्रयास करें। तीसरा अभ्यास ये है कि किसी कहानी, विचार या तथ्य को चित्रों की श्रृंखला के रूप में अपने मन में देखना शुरू करें। समय के साथ ये अभ्यास आपकी कल्पना शक्ति और मेमोरी दोनों को मजबूत करेगा। धीरे धीरे आपका मस्तिष्क नई जानकारी को स्वतः ही चित्रों में बदलने लगेगा, जिससे सीखना और याद रखना पहले से कहीं अधिक आसान हो जाएगा। लेखक का मानना है कि मेमोरी का सबसे शक्तिशाली नियम यह है कि जितनी अधिक इंद्रियां किसी जानकारी से जुड़ती है, वो उतनी ही गहराई से याद रहती है। और विजुअलाइजेशन इस प्रक्रिया को बेहद प्रभावी बना देता है, क्योंकि ये जानकारी को केवल शब्दों से निकालकर एक जीवंत अनुभव में बदल देता है। लेकिन केवल मानसिक चित्र बनाना ही पर्याप्त नहीं है। यदि हम अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखना ही नहीं सीखते, तो हमारे पास याद रखने के लिए स्पष्ट चित्र होंगे ही नहीं। इसलिए अगला महत्वपूर्ण अध्याय हमें सिखाता है ऑब्जर्वेशन की कला, यानी देखने और नोटिस करने की वो क्षमता जो एक मजबूत मेमोरी की नींव बनाती है। चैप्टर 7, ऑब्जर्वेशन स्किल्स कैसे बढ़ाएं। लेखक अब मेमोरी की एक ऐसी नींव के बारे में बात करते हैं जिसे अधिकांश लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ये नींव है ऑब्जर्वेशन, अर्थात सही तरीके से देखना और ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना। हम में से अधिकांश लोग ये मानते हैं कि हमारी मेमोरी कमजोर है, लेकिन लेखक कहते हैं कि कई बार समस्या मेमोरी की नहीं, बल्कि ऑब्जर्वेशन की होती है। आखिर हम किसी चीज को याद कैसे रखेंगे यदि हमने उसे सही ढंग से देखा ही नहीं? जरा अपने आसपास नजर डालिए। क्या आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे का हैंडल किस तरफ है, ये तुरंत याद है? क्या आपको अपने सबसे करीबी मित्र की घड़ी का रंग याद है? या फिर कल जिस व्यक्ति से आप मिले थे, उसने किस रंग के कपड़े पहने थे? अक्सर इन प्रश्नों का उत्तर देना कठिन होता है। इसका कारण ये नहीं कि हमारी मेमोरी कमजोर है, बल्कि यह है कि हमने उन चीजों का सचेत रूप से निरीक्षण ही नहीं किया था। हमने देखा जरूर था, लेकिन वास्तव में ऑब्जर्व नहीं किया था। लेखक बताते हैं कि देखने और ऑब्जर्व करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। देखना एक सामान्य प्रक्रिया है, जबकि ऑब्जर्वेशन एक सक्रिय मानसिक क्रिया है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना पर ध्यान केंद्रित करके उसकी विशेषताओं को समझने और नोटिस करने की कोशिश करते हैं, तभी वास्तविक ऑब्जर्वेशन होता है। यही ऑब्जर्वेशन और मेमोरी का गहरा संबंध सामने आता है। मेमोरी केवल उसी जानकारी को सुरक्षित रख सकती है जो पहले स्पष्ट रूप से ग्रहण की गई हो। यदि जानकारी अधूरी, अस्पष्ट या सतही रूप से प्राप्त हुई है, तो उसे याद रखना भी कठिन होगा। इसे एक फोटोग्राफ की तरह समझिए। यदि तस्वीर धुंधली ली गई हो, तो बाद में उसमें मौजूद विवरणों को पहचानना मुश्किल होगा। लेकिन यदि तस्वीर स्पष्ट हो, तो वर्षों बाद भी उसके छोटे छोटे विवरण देखे जा सकते हैं। ठीक यही नियम मेमोरी पर लागू होता है। जितना स्पष्ट ऑब्जर्वेशन होगा, उतनी ही स्पष्ट और मजबूत मेमोरी बनेगी। लेखक बताते हैं कि महान वैज्ञानिकों, कलाकारों, जासूसों और सफल लोगों में एक समान गुण पाया जाता है। वे साधारण लोगों की तुलना में अधिक ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। वे उन चीजों को नोटिस कर लेते हैं जिन्हें अधिकांश लोग अनदेखा कर देते हैं। यही आदत उन्हें अधिक जानकारी प्राप्त करने और उसे लंबे समय तक याद रखने में मदद करती है।
लेकिन अच्छी बात यह है कि ऑब्जर्वेशन कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है। इसे अभ्यास के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। लेखक कुछ सरल रोजमर्रा की प्रैक्टिस सुझाते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी नए स्थान पर जाएं, तो वहां मौजूद 5 ऐसी चीजों को नोटिस करने की कोशिश करें जिन्हें दूसरे लोग शायद न देखें। जब किसी व्यक्ति से मिले तो उसके चेहरे, आवाज, पहनावे और हाव भाव पर ध्यान दें। जब कोई लेख पढ़े तो उसके मुख्य विचारों को मानसिक रूप से दोहराने का प्रयास करें। एक और प्रभावशाली अभ्यास यह है कि दिन के अंत में कुछ मिनट निकालकर पूरे दिन की घटनाओं को याद करने की कोशिश करें। आपने किन लोगों से मुलाकात की, क्या बातचीत हुई, कौन सी महत्वपूर्ण बातें हुई। यह अभ्यास आपके ऑब्जर्वेशन और रिकॉल दोनों को मजबूत करेगा। धीरे धीरे आपका मस्तिष्क अधिक जागरूक और सतर्क बनने लगेगा। आप उन विवरणों को भी नोटिस करने लगेंगे जो पहले आपकी नजर से छूट जाते थे। और जब ऑब्जर्वेशन बेहतर होगा तो मेमोरी भी स्वतः बेहतर होने लगेगी। लेखक का संदेश स्पष्ट है। कमजोर ऑब्जर्वेशन के साथ मजबूत मेमोरी संभव नहीं है। यदि आप चीजों को स्पष्ट रूप से देखना सीख जाते हैं तो उन्हें याद रखना भी आसान हो जाता है। अब तक हमने सीखा कि ध्यान, रुचि, संबंध, दोहराव, मानसिक चित्र और ऑब्जर्वेशन हमारी मेमोरी को मजबूत बनाते हैं। लेकिन एक ऐसी समस्या है जिससे लगभग हर व्यक्ति जूझता है: लोगों के नाम, चेहरे और महत्वपूर्ण तथ्यों को याद रखना। इसलिए अगले अध्याय में लेखक हमें सिखाते हैं कि नेम्स, फेसेस और फैक्ट्स को लंबे समय तक याद रखने की प्रभावशाली कला क्या है। चैप्टर 8, नेम्स, फेसेस और फैक्ट्स याद रखने की कला। लेखक अब मेमोरी के एक ऐसे क्षेत्र पर आते हैं जहां लगभग हर व्यक्ति कभी न कभी संघर्ष करता है: लोगों के नाम, चेहरे और महत्वपूर्ण तथ्यों को याद रखना। हम सभी ने ऐसी स्थिति का सामना किया है जब कोई व्यक्ति हमारे सामने खड़ा होता है, उसका चेहरा पूरी तरह परिचित लगता है, लेकिन उसका नाम याद नहीं आता। उस समय हमें अजीब महसूस होता है और हम सोचने लगते हैं कि शायद हमारी मेमोरी कमजोर है। लेकिन लेखक बताते हैं कि अधिकांश मामलों में समस्या मेमोरी की नहीं, बल्कि अटेंशन और एसोसिएशन की होती है। जब कोई व्यक्ति पहली बार अपना नाम बताता है तो अक्सर हमारा ध्यान उस नाम पर नहीं होता। हम बातचीत, माहौल या किसी और विचार में व्यस्त होते हैं। परिणाम स्वरूप नाम हमारे मस्तिष्क पर गहरी छाप नहीं छोड़ पाता। बाद में जब उस व्यक्ति से दोबारा मुलाकात होती है तो चेहरा तो याद रहता है क्योंकि हमने उसे देखा था, लेकिन नाम याद नहीं आता क्योंकि हमने उसे पर्याप्त ध्यान और महत्व नहीं दिया था। लेखक कहते हैं कि किसी व्यक्ति का नाम याद रखने का पहला नियम है नाम सुनते समय पूरी जागरूकता के साथ ध्यान देना। जब कोई अपना परिचय दे तो उसका नाम स्पष्ट रूप से सुने, उसे दोहराएं और बातचीत में 1-2 बार उसका उपयोग करें। यह साधारण सी आदत मेमोरी को मजबूत बनाने में आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी होती है। इसके बाद लेखक एक और शक्तिशाली तकनीक बताते हैं: चेहरे और नाम को जोड़ने की कला। यह एसोसिएशन के सिद्धांत का ही व्यावहारिक उपयोग है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम मोहन है। केवल नाम याद करने की कोशिश करने के बजाय उसके चेहरे की किसी विशेषता को उस नाम से जोड़ दीजिए। यदि उसके बाल घुंघराले हैं, मुस्कान अलग है या कोई खास विशेषता है तो उसे मानसिक रूप से नाम के साथ जोड़ लें। जितना अनोखा और स्पष्ट संबंध होगा, नाम उतनी आसानी से याद रहेगा। लेखक सलाह देते हैं कि किसी नए व्यक्ति से मिलते समय उसके चेहरे को ध्यान से देखें। उसकी आंखें, मुस्कान, आवाज, हाव भाव या कोई विशेष पहचान नोटिस करें। फिर उस विशेषता को उसके नाम के साथ मानसिक रूप से जोड़ दें। यह तकनीक आपके मस्तिष्क के लिए नाम और चेहरे के बीच एक मजबूत पुल बना देती है। यही सिद्धांत तथ्यों और जानकारियों पर भी लागू होता है। यदि कोई तथ्य अकेला हो तो उसे भूलना आसान होता है, लेकिन यदि उसे किसी कहानी, चित्र, अनुभव या पहले से ज्ञात जानकारी के साथ जोड़ दिया जाए तो वो लंबे समय तक याद रहता है। लेखक कुछ प्रैक्टिकल मेमोरी ट्रिक्स भी साझा करते हैं। पहला, किसी नई जानकारी को सुनने के तुरंत बाद उसे अपने शब्दों में दोहराइए। दूसरा, महत्वपूर्ण तथ्यों को मानसिक चित्रों में बदल दीजिए। तीसरा, नई जानकारी को किसी परिचित चीज के साथ जोड़िए। और चौथा, समय समय पर उसे रिकॉल करने का अभ्यास कीजिए। एक और प्रभावशाली तकनीक यह है कि जब भी किसी व्यक्ति से मिले तो बातचीत समाप्त होने से पहले उसका नाम कम से कम 2
या 3 बार स्वाभाविक रूप से उपयोग करें। इससे नाम आपके मन में अधिक गहराई से दर्ज हो जाता है। लेखक का मानना है कि लोगों के नाम याद रखना केवल मेमोरी का कौशल नहीं है, बल्कि ये बेहतर संबंध बनाने की कला भी है। जब आप किसी व्यक्ति का नाम याद रखते हैं तो उसे सम्मान और महत्व का एहसास होता है। यही कारण है कि सफल नेता, व्यवसायी और प्रभावशाली वक्ता नाम याद रखने की आदत पर विशेष ध्यान देते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि नाम, चेहरे और तथ्य याद रखना कोई कठिन काम नहीं है। सही अटेंशन, ऑब्जर्वेशन और एसोसिएशन के साथ कोई भी व्यक्ति इस कौशल में निपुण बन सकता है। लेकिन लेखक यही नहीं रुकते। वे बताते हैं कि मेमोरी को मजबूत बनाने के लिए केवल तकनीकों को जानना पर्याप्त नहीं है। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए नियमित व्यायाम आवश्यक है, वैसे ही मेमोरी को शक्तिशाली बनाने के लिए भी नियमित अभ्यास जरूरी है। इसलिए अगले अध्याय में हम जानेंगे वे मेमोरी ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस जो दिमाग को अधिक तेज, सक्रिय और प्रभावी बना सकती है। चैप्टर 9, मेमोरी ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस। अब तक लेखक ने हमें मेमोरी के सिद्धांत समझाए हैं: अटेंशन, इंटरेस्ट, एसोसिएशन, रेपिटेशन, विजुअलाइजेशन और ऑब्जर्वेशन। लेकिन वे एक महत्वपूर्ण बात पर जोर देते हैं कि केवल इन सिद्धांतों को जान लेना पर्याप्त नहीं है। यदि इनका नियमित अभ्यास नहीं किया जाए तो ज्ञान केवल जानकारी बनकर रह जाता है। मेमोरी को वास्तव में मजबूत बनाने के लिए उसे रोजाना प्रशिक्षित करना पड़ता है। लेखक मेमोरी की तुलना शरीर की मांसपेशियों से करते हैं। जिस प्रकार नियमित व्यायाम के बिना शरीर मजबूत नहीं बन सकता, उसी प्रकार नियमित मानसिक अभ्यास के बिना मेमोरी भी विकसित नहीं हो सकती। अच्छी याददाश्त किसी एक दिन का परिणाम नहीं होती, बल्कि ये छोटे छोटे दैनिक अभ्यासों का फल होती है। यही कारण है कि असाधारण मेमोरी वाले लोग कोई जादुई शक्ति नहीं रखते। वे बस अपने दिमाग को लगातार सक्रिय रखते हैं और उसे रोज नए तरीकों से चुनौती देते हैं। लेखक कुछ प्रभावशाली मानसिक एक्सरसाइज का सुझाव देते हैं। सबसे पहला अभ्यास है रिकॉल एक्सरसाइज। दिन में जो कुछ भी आपने पढ़ा, देखा या सीखा है, उसे रात में बिना किसी नोट्स या किताब की मदद के याद करने की कोशिश कीजिए। अपने मन से जानकारी को वापस निकालने का यह प्रयास मेमोरी को अत्यंत मजबूत बनाता है। दूसरा अभ्यास है ऑब्जर्वेशन रिकॉल। किसी कमरे में कुछ मिनट बिताइए, फिर बाहर आकर वहां मौजूद वस्तुओं, रंगों और विवरणों को याद करने की कोशिश कीजिए। यह अभ्यास आपके ध्यान और याददाश्त दोनों को एक साथ विकसित करता है। तीसरा अभ्यास है मेंटल विजुअलाइजेशन। किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य को अपने मन में स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश कीजिए। जितनी अधिक स्पष्टता से आप मानसिक चित्र बना पाएंगे, उतनी ही बेहतर आपकी मेमोरी होती जाएगी। लेखक ये भी सुझाव देते हैं कि नई जानकारी को केवल पढ़ने के बजाय उसे अपने शब्दों में समझाने का अभ्यास करें। जब आप किसी विषय को दूसरों को समझाने योग्य बना लेते हैं, तो वो ज्ञान आपके मन में कहीं अधिक मजबूती से स्थापित हो जाता है। इसके साथ ही वे डेली प्रैक्टिस मेथड्स पर भी विशेष ध्यान देते हैं। वे कहते हैं कि हर दिन कुछ मिनट अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने के लिए निकालना चाहिए। कोई नया शब्द सीखना, किसी लेख का सारांश याद करना, लोगों के नाम याद रखने का प्रयास करना या दिन भर की घटनाओं को क्रमवार रिकॉल करना, ये सभी छोटे अभ्यास मेमोरी को लगातार मजबूत बनाते हैं। लेखक एक और महत्वपूर्ण आदत का उल्लेख करते हैं, जिज्ञासा की आदत। जो लोग हर नई चीज के बारे में जानने और समझने की इच्छा रखते हैं, उनका दिमाग अधिक सक्रिय रहता है। सक्रिय दिमाग नई जानकारी को अधिक आसानी से ग्रहण करता है और लंबे समय तक याद रखता है। वे ये भी बताते हैं कि मेमोरी को मजबूत करने का सबसे बड़ा रहस्य निरंतरता है। बहुत से लोग कुछ दिनों तक अभ्यास करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, लेकिन मेमोरी उसी प्रकार विकसित होती है जैसे कोई पौधा बढ़ता है, धीरे धीरे, लगातार और नियमित देखभाल के साथ। यदि आप रोज थोड़े समय के लिए भी अपने दिमाग को प्रशिक्षित करते हैं, तो कुछ ही महीनों में आपकी याद रखने की क्षमता, एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता में उल्लेखनीय सुधार दिखाई देने लगेगा। लेखक का निष्कर्ष बेहद प्रेरणादायक है। वे कहते हैं कि मेमोरी कोई स्थिर क्षमता नहीं है, ये एक जीवंत शक्ति है जो उपयोग करने पर बढ़ती है और उपेक्षा करने पर कमजोर पड़ जाती है। इसलिए अपने दिमाग को रोज काम पर लगाइए, उसे नई चुनौतियां दीजिए और उसे लगातार प्रशिक्षित कीजिए। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, क्या केवल मानसिक अभ्यास ही पर्याप्त है
या हमारी जीवन शैली, स्वास्थ्य और दैनिक आदतों का भी मेमोरी पर प्रभाव पड़ता है? अगले अध्याय में लेखक इसी विषय पर प्रकाश डालते हैं और बताते हैं कि हमारी रोजमर्रा की आदतें हमारी याददाश्त को मजबूत भी बना सकती हैं और कमजोर भी। चैप्टर 10, हैबिट्स और लाइफस्टाइल का प्रभाव। अब तक हमने मेमोरी को मजबूत बनाने की कई मानसिक तकनीकों के बारे में जाना, लेकिन लेखक एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करते हैं। मेमोरी केवल दिमाग का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे शरीर और जीवन शैली से जुड़ी हुई है। बहुत से लोग अपनी कमजोर याददाश्त का कारण केवल मानसिक क्षमता को मानते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि हमारा शरीर और मस्तिष्क एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है, तो दिमाग भी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएगा, और जब दिमाग अपनी सर्वोत्तम स्थिति में नहीं होता, तो मेमोरी भी प्रभावित होती है। लेखक बताते हैं कि स्वास्थ्य और मेमोरी का संबंध उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ईंधन और इंजन का संबंध। एक शक्तिशाली इंजन भी सही ईंधन के बिना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता। उसी प्रकार हमारा मस्तिष्क भी उचित देखभाल और पोषण के बिना अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकता। इस संदर्भ में लेखक सबसे पहले अच्छी नींद के महत्व पर जोर देते हैं। जब हम सोते हैं, तब हमारा मस्तिष्क दिन भर प्राप्त की गई जानकारी को व्यवस्थित करता है और महत्वपूर्ण स्मृतियों को अधिक स्थायी रूप से संग्रहित करता है। यदि नींद पूरी न हो, तो सीखने की क्षमता, ध्यान और रिकॉल की शक्ति प्रभावित होने लगती है। शायद आपने अनुभव किया होगा कि पर्याप्त नींद के बाद पढ़ी हुई बातें अधिक स्पष्ट रूप से याद रहती है, जबकि थकान और नींद की कमी के दौरान साधारण जानकारी भी याद रखना कठिन हो जाता है। इसका कारण यही है कि मेमोरी को मजबूत बनाने में आराम और पुनर्स्थापन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेखक भोजन के महत्व का भी उल्लेख करते हैं। हमारा मस्तिष्क शरीर की कुल ऊर्जा का बड़ा हिस्सा उपयोग करता है, इसलिए संतुलित और पौष्टिक भोजन मानसिक कार्यक्षमता को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। जब शरीर को आवश्यक पोषण मिलता है, तो एकाग्रता, मानसिक स्पष्टता और सीखने की क्षमता भी बेहतर होती है। लेकिन केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही पर्याप्त नहीं है। लेखक मानसिक संतुलन को भी अत्यंत आवश्यक मानते हैं। लगातार चिंता, तनाव, भय और मानसिक अशांति मेमोरी के सबसे बड़े शत्रुओं में से है। जब मन चिंता से भरा होता है, तो ध्यान भटकने लगता है, और जैसा कि हम पहले सीख चुके हैं, बिना अटेंशन के मजबूत मेमोरी संभव नहीं है। तनाव के दौरान व्यक्ति अक्सर जानकारी को ठीक से ग्रहण नहीं कर पाता और बाद में उसे याद रखने में कठिनाई महसूस करता है। यही कारण है कि शांत, संतुलित और सकारात्मक मानसिक अवस्था सीखने और याद रखने के लिए सबसे उपयुक्त होती है। लेखक सलाह देते हैं कि व्यक्ति अपने मन को अनावश्यक चिंताओं से मुक्त रखने का प्रयास करे और मानसिक शांति विकसित करे। इसके बाद लेखक उन आदतों की चर्चा करते हैं जो धीरे धीरे मेमोरी को कमजोर कर सकती है। उनमें सबसे प्रमुख है लापरवाही से जीने की आदत। जब हम किसी भी काम को बिना ध्यान और जागरूकता के करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क जानकारी को सही रूप से ग्रहण करता है। दूसरी हानिकारक आदत है मानसिक आलस्य। यदि हम अपने दिमाग को चुनौती देना बंद कर दें, नई चीजें सीखना छोड़ दें और लगातार एक ही ढर्रे पर जीवन जीने लगे, तो मानसिक सक्रियता कम होने लगती है। तीसरी आदत है हर छोटी बात के लिए दूसरों या उपकरणों पर निर्भर हो जाना। यदि हम हमेशा नोट्स, मोबाइल या बाहरी साधनों पर निर्भर रहेंगे और स्वयं याद रखने का प्रयास नहीं करेंगे, तो हमारी प्राकृतिक मेमोरी क्षमता कमजोर पड़ सकती है। लेखक का संदेश स्पष्ट है, मेमोरी केवल तकनीकों से नहीं, बल्कि जीवन शैली से भी बनती है। अच्छी नींद, संतुलित भोजन, मानसिक शांति, निरंतर सीखने की आदत और जागरूक जीवन शैली मिलकर एक शक्तिशाली मेमोरी का निर्माण करती है। इस अध्याय के बाद लेखक हमें मेमोरी के एक और रोचक और गहरे पहलू की ओर ले जाते हैं। वे बताते हैं कि हमारी याददाश्त केवल चेतन मन तक सीमित नहीं है। हमारे भीतर एक विशाल मानसिक भंडार मौजूद है, जिसे हम अक्सर महसूस भी नहीं करते। इसी रहस्य को समझने के लिए अगले अध्याय में हम जानेंगे सबकॉन्शियस माइंड और मेमोरी के बीच का गहरा संबंध। चैप्टर 11, सबकॉन्शियस माइंड और मेमोरी। अब तक हमने मेमोरी के बाहरी और व्यावहारिक पहलुओं को समझा है, लेकिन लेखक अब हमें मन की एक ऐसी गहराई में ले जाते हैं जहां मेमोरी का वास्तविक खजाना छिपा हुआ है। यह है सबकॉन्शियस माइंड, अर्थात अवचेतन मन।
लेखक के अनुसार हमारा चेतन मन, जिससे हम रोज सोचते, समझते और निर्णय लेते हैं, मन का केवल एक छोटा सा भाग है। इसके पीछे एक विशाल मानसिक संसार मौजूद है, जिसे अवचेतन मन कहा जाता है। यही वो स्थान है जहां हमारे अनुभव, स्मृतियां, भावनाएं और जीवन भर की अनगिनत जानकारियां किसी न किसी रूप में सुरक्षित रहती है। अधिकांश लोग ये मान लेते हैं कि जो बात उन्हें याद नहीं आ रही, वो पूरी तरह भूल चुकी है। लेकिन लेखक इस विचार को चुनौती देते हैं। उनका मानना है कि हम वास्तव में बहुत कम चीजें पूरी तरह भूलते हैं। अधिकतर जानकारी हमारे अवचेतन मन में कहीं न कहीं मौजूद रहती है। समस्या ये नहीं होती कि जानकारी खो गई है, बल्कि समस्या ये होती है कि हम उसे सही समय पर खोज नहीं पाते। शायद आपने कभी ऐसा अनुभव किया हो कि किसी व्यक्ति का नाम याद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन याद नहीं आया। फिर कुछ घंटों बाद या अगले दिन अचानक वही नाम बिना प्रयास के याद आ गया। लेखक कहते हैं कि यह अवचेतन मन की कार्यप्रणाली का एक उदाहरण है। जब चेतन मन प्रयास करना बंद कर देता है, तब अवचेतन मन उस जानकारी को खोजकर हमारे सामने ला सकता है। लेखक बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क हर अनुभव की किसी न किसी प्रकार की मानसिक छाप बनाता है। जिन अनुभवों पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जिनसे भावनाएं जुड़ी होती हैं या जिन्हें बार बार दोहराया जाता है, वे छापें अधिक गहरी हो जाती हैं। समय के साथ ये स्मृतियां हमारे अवचेतन मन के विशाल भंडार का हिस्सा बन जाती है। यही कारण है कि कभी कभी वर्षों पुरानी कोई घटना, कोई आवाज, कोई खुशबू या कोई स्थान अचानक पुरानी यादों को जीवंत कर देता है। वे स्मृतियां कही गई नहीं थी, वे केवल अवचेतन मन में सुरक्षित थी और सही संकेत मिलने पर फिर से सक्रिय हो गई। लेकिन लेखक केवल सिद्धांत नहीं बताते, वे रिकॉल करने की क्षमता बढ़ाने के व्यावहारिक तरीके भी साझा करते हैं। सबसे पहला तरीका है रिलैक्सेशन। जब हम किसी बात को याद करने के लिए अत्यधिक तनाव लेते हैं, तो अक्सर वो और भी कठिन हो जाती है। लेकिन जब मन शांत होता है, तो अवचेतन मन के लिए जानकारी को सामने लाना आसान हो जाता है। इसलिए कई बार थोड़ी देर के लिए विषय को छोड़ देना, उस पर जोर न डालना और मन को शांत रखना अधिक प्रभावी होता है। दूसरा तरीका है एसोसिएशन का उपयोग। जितने अधिक मानसिक संबंध किसी जानकारी के साथ जुड़े होंगे, उसे रिकॉल करना उतना ही आसान होगा। यही कारण है कि लेखक बार बार जानकारी को अन्य विचारों, चित्रों और अनुभवों से जोड़ने पर जोर देते हैं। तीसरा तरीका है विश्वास। लेखक का मानना है कि बहुत से लोग स्वयं को बार बार ये कहकर कमजोर बना लेते हैं कि उनकी मेमोरी खराब है। जब व्यक्ति ये मान लेता है कि वो याद नहीं रख सकता, तो उसका मन उसी विश्वास के अनुसार काम करने लगता है। इसके विपरीत, यदि व्यक्ति अपनी मेमोरी पर भरोसा करना सीख जाए, तो रिकॉल की क्षमता में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है। चौथा तरीका है नियमित मानसिक सक्रियता। जितना अधिक हम अपने दिमाग का उपयोग करते हैं, जानकारी को रिकॉल करने का अभ्यास करते हैं और नई चीजें सीखते हैं, उतना ही हमारा अवचेतन मन अधिक संगठित और सक्रिय बनता जाता है। लेखक का सबसे प्रेरणादायक संदेश यह है कि आपके भीतर आपकी कल्पना से कहीं अधिक जानकारी सुरक्षित हो सकती है। आपका मन केवल उतना ही याद नहीं रखता जितना आपको इस समय दिखाई देता है। उसके भीतर अनुभवों और ज्ञान का एक विशाल भंडार मौजूद है, जिसे सही तकनीकों और अभ्यासों के माध्यम से अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। यही समझ हमें मेमोरी के एक और महत्वपूर्ण प्रश्न तक ले जाती है। यदि हमारा मन इतनी जानकारी सुरक्षित रखता है, तो फिर हम भूलते क्यों हैं? आखिर भूलने के वास्तविक कारण क्या है और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है? अगले अध्याय में लेखक इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और बताते हैं कि फॉरगेटिंग वास्तव में कैसे काम करती है। चैप्टर 12, भूलने के कारण और समाधान। अब तक की यात्रा में हमने जाना कि मेमोरी कैसे काम करती है, उसे कैसे मजबूत बनाया जा सकता है और हमारा अवचेतन मन उसमें कैसी भूमिका निभाता है। लेकिन अब एक ऐसा प्रश्न सामने आता है जो लगभग हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी उठता है। यदि हमारा मस्तिष्क इतनी जानकारी संग्रहित कर सकता है, तो फिर हम भूलते क्यों हैं? लेखक के अनुसार भूलना मानव मन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन अधिकांश मामलों में भूलने का कारण मेमोरी की कमजोरी नहीं होता। असली कारण यह होता है कि जानकारी कभी पर्याप्त रूप से सीखी ही नहीं गई थी, या फिर उसे मजबूत बनाने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए गए थे। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वे जानकारी को याद रखते हैं और बाद में भूल जाते हैं,
लेकिन लेखक कहते हैं कि कई बार वास्तविकता इसके विपरीत होती है। हमने उस जानकारी को शुरुआत में ही पर्याप्त स्पष्टता और गहराई से ग्रहण नहीं किया होता, इसलिए बाद में उसे याद करना कठिन हो जाता है। लेखक भूलने के सबसे बड़े कारणों में सबसे पहले लैक ऑफ अटेंशन यानी ध्यान की कमी को रखते हैं। जैसा कि हमने पहले भी सीखा, अटेंशन वो द्वार है जिसके माध्यम से जानकारी हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करती है। यदि सीखते समय हमारा ध्यान भटका हुआ है तो जानकारी की मानसिक छाप कमजोर बनेगी, और कमजोर छाप को याद रखना स्वाभाविक रूप से कठिन होगा। यही कारण है कि कई बार हम किसी व्यक्ति का नाम सुनते हैं और कुछ ही मिनटों बाद भूल जाते हैं। समस्या ये नहीं कि मेमोरी ने काम नहीं किया, समस्या ये है कि नाम सुनते समय हमारा ध्यान पूरी तरह उस पर था ही नहीं। दूसरा बड़ा कारण है इंटरेस्ट की कमी। हमारा मस्तिष्क उन चीजों को अधिक महत्व देता है जिनमें हमारी रुचि होती है। जिन विषयों में हमें कोई दिलचस्पी नहीं होती, उन्हें हम सतही रूप से ग्रहण करते हैं और जल्दी भूल जाते हैं। इसके विपरीत, जिन बातों से हम भावनात्मक या बौद्धिक रूप से जुड़े होते हैं, वे लंबे समय तक याद रहती है। तीसरा कारण है प्रैक्टिस की कमी। कोई भी जानकारी, चाहे वो कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, यदि उसे दोहराया नहीं जाए तो समय के साथ उसकी पकड़ कमजोर पड़ने लगती है। यही कारण है कि लेखक बार बार रेपिटेशन और रिवीजन के महत्व पर जोर देते हैं। यदि हम किसी जानकारी का उपयोग नहीं करते, उसे रिकॉल नहीं करते और समय समय पर दोहराते नहीं हैं, तो हमारा मस्तिष्क उसे कम महत्वपूर्ण मानने लगता है। परिणाम स्वरूप उसे याद करना कठिन हो जाता है। लेकिन लेखक केवल समस्याओं की बात नहीं करते, वे उनके समाधान भी बताते हैं। भूलने की समस्या को दूर करने का पहला उपाय है सीखते समय पूर्ण अटेंशन देना। जब आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो या कुछ नया सीख रहे हो, तो अपने मन को उसी कार्य पर केंद्रित रखिए। आधे ध्यान से सीखी गई जानकारी आधी ही याद रहती है। दूसरा उपाय है जानकारी में इंटरेस्ट पैदा करना। किसी भी विषय को अपने जीवन, लक्ष्यों या अनुभवों से जोड़ने की कोशिश कीजिए। जब कोई जानकारी आपके लिए अर्थपूर्ण बन जाती है तो उसे याद रखना आसान हो जाता है। तीसरा उपाय है एसोसिएशन और विजुअलाइजेशन का उपयोग। नई जानकारी को किसी चित्र, कहानी, अनुभव या पहले से ज्ञात तथ्य के साथ जोड़ दीजिए। इससे मेमोरी के लिए उसे रिकॉल करना आसान हो जाता है। चौथा उपाय है नियमित रिवीजन। लेखक स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मेमोरी को मजबूत बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। जो जानकारी समय समय पर दोहराई जाती है, वही लंबे समय तक स्मृति का हिस्सा बनती है। और पांचवा उपाय है अपनी मेमोरी पर विश्वास करना। यदि आप लगातार स्वयं से कहते रहेंगे कि आपकी मेमोरी खराब है, तो आपका मन उसी धारणा के अनुसार कार्य करेगा। लेकिन यदि आप उसे प्रशिक्षित करने योग्य क्षमता मानते हैं, तो धीरे धीरे उसमें सुधार दिखाई देने लगेगा। लेखक का निष्कर्ष बेहद महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि भूलना अक्सर मेमोरी की विफलता नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया में हुई कमियों का परिणाम होता है। जब अटेंशन, इंटरेस्ट, एसोसिएशन और प्रैक्टिस एक साथ काम करते हैं, तो भूलने की समस्या काफी हद तक कम हो जाती है। अब तक हमने मेमोरी के सिद्धांत, उसके अवरोध और उनके समाधान को समझ लिया है। लेकिन पुस्तक के अंतिम चरण में लेखक हमें कुछ ऐसी शक्तिशाली मेमोरी टेक्निक से परिचित कराते हैं जिनका उपयोग करके कोई भी व्यक्ति अपनी याद रखने की क्षमता को पहले से कहीं अधिक प्रभावी बना सकता है। यही तकनीकें इस पूरी पुस्तक की सबसे व्यावहारिक और उपयोगी सीखों में से एक है। चैप्टर 13 पावरफुल मेमोरी टेक्निक्स। अब तक हमने मेमोरी के सिद्धांतों को समझा, भूलने के कारणों को जाना और उन आदतों पर चर्चा की जो याददाश्त को मजबूत बनाती है। लेकिन अब लेखक पुस्तक के सबसे व्यावहारिक और उपयोगी हिस्से पर आते हैं, पावरफुल मेमोरी टेक्निक्स। लेखक का मानना है कि केवल अधिक मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है। सही तकनीकों का उपयोग करके हम कम प्रयास में भी अधिक जानकारी याद रख सकते हैं। यही तकनीकें साधारण मेमोरी और असाधारण मेमोरी के बीच का अंतर पैदा करती है। सबसे पहली तकनीक है लिंक मेथड। इस विधि का आधार यह है कि हमारा मस्तिष्क अलग अलग तथ्यों की तुलना में जुड़ी हुई जानकारियों को अधिक आसानी से याद रखता है। यदि आपको कई वस्तुएं याद रखनी हो, तो उन्हें अलग अलग याद करने के बजाय एक दूसरे से जोड़ दीजिए। मान लीजिए आपको दूध, किताब, घड़ी और पेड़ याद रखना है। यदि आप इन शब्दों को केवल रटेंगे, तो कुछ समय बाद भूल सकते हैं।
लेकिन यदि आप कल्पना करें कि एक घड़ी दूध पी रही है, फिर वो घड़ी एक किताब पढ़ रही है और किताब किसी पेड़ पर उग रही है, तो ये विचित्र दृश्य आपके मन में लंबे समय तक बना रहेगा। लेखक बताते हैं कि जितना अधिक अनोखा, मजेदार और असामान्य संबंध होगा, मेमोरी उतनी ही मजबूत होगी। क्योंकि हमारा मस्तिष्क सामान्य चीजों को जल्दी भूल सकता है, लेकिन असाधारण चित्रों को लंबे समय तक याद रखता है। दूसरी तकनीक है एसोसिएशन मेथड। ये तकनीक पूरी पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक है। इसका सिद्धांत यह है कि नई जानकारी को किसी ऐसी चीज से जोड़ दिया जाए जो पहले से आपके मन में मौजूद हो। जब भी आप कोई नया नाम, तथ्य या विचार सीखें, उसे किसी परिचित अनुभव, व्यक्ति, स्थान या जानकारी से जोड़ने का प्रयास करें। जितने अधिक मानसिक संबंध होंगे, जानकारी को रिकॉल करना उतना ही आसान होगा। लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग संबंधों का नेटवर्क है, इसलिए नई जानकारी को अकेला मत छोड़िए। उसे पहले से मौजूद ज्ञान के साथ जोड़ दीजिए। यही एसोसिएशन की वास्तविक शक्ति है। तीसरी तकनीक है विजुअलाइजेशन मेथड। जैसा कि हमने पहले भी सीखा, हमारा मस्तिष्क शब्दों की तुलना में चित्रों को अधिक आसानी से याद रखता है। इसलिए जब भी कोई नई जानकारी मिले, उसे मानसिक चित्र में बदलने की कोशिश कीजिए। यदि आपको कोई तथ्य याद रखना है, तो उससे जुड़ी एक स्पष्ट और जीवंत छवि अपने मन में बनाइए। यदि आपको किसी व्यक्ति का नाम याद रखना है, तो उसके नाम को किसी चित्र या चेहरे की विशेषता के साथ जोड़ दीजिए। लेखक बताते हैं कि महान स्मृति कलाकार और मेमोरी एक्सपर्ट्स अक्सर इसी तकनीक का उपयोग करते हैं। वे जानकारी को केवल शब्दों के रूप में नहीं देखते, बल्कि उसे मानसिक चित्रों में बदल देते हैं। यही कारण है कि वे बड़ी मात्रा में जानकारी भी आसानी से याद रख पाते हैं। चौथी और अत्यंत प्रभावशाली तकनीक है स्टोरी मेथड। मानव मस्तिष्क को कहानियां पसंद है। हम तथ्यों की तुलना में कहानियों को अधिक आसानी से याद रखते हैं, क्योंकि कहानी में भावनाएं, घटनाएं, चित्र और संबंध मौजूद होते हैं। यदि आपको कई बिंदु, तथ्य या वस्तुएं याद रखनी हो, तो उन्हें एक छोटी कहानी में बदल दीजिए। जब जानकारी कहानी का रूप ले लेती है, तो हमारा मस्तिष्क उसे अधिक स्वाभाविक रूप से ग्रहण करता है और लंबे समय तक याद रखता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको कुछ अलग अलग शब्द याद रखने हो, तो उनके बीच एक मजेदार कहानी बना लीजिए। बाद में पूरी सूची को याद करने के बजाय केवल कहानी को याद करना होगा और उससे जुड़े सभी शब्द स्वतः याद आने लगेंगे। लेखक का निष्कर्ष बेहद महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि मेमोरी की असली शक्ति रटने में नहीं, बल्कि सही मानसिक तकनीकों के उपयोग में है। लिंक मेथड, एसोसिएशन मेथड, विजुअलाइजेशन मेथड और स्टोरी मेथड जैसी तकनीकें हमारे मस्तिष्क की प्राकृतिक कार्यप्रणाली के अनुरूप काम करती है। इसलिए वे याद रखने की प्रक्रिया को आसान, तेज और प्रभावी बना देती है। अब पुस्तक अपने अंतिम चरण में पहुंचती है। हमने मेमोरी के विज्ञान, उसके सिद्धांतों, अभ्यासों और तकनीकों को समझ लिया है। अंत में लेखक हमें कुछ ऐसे जीवन परिवर्तनकारी सबक देते हैं जो इस पूरी पुस्तक का सार है और जो हमारी सीखने, सोचने और जीवन जीने की क्षमता को नई दिशा दे सकते हैं। चैप्टर 14, फाइनल लाइफ लेसन्स फ्रॉम द बुक। और अब हम इस पुस्तक के अंतिम तथा सबसे महत्वपूर्ण भाग पर पहुंचते हैं। पूरे सफर में हमने मेमोरी के रहस्यों, सिद्धांतों, अभ्यासों और तकनीकों को समझा, लेकिन लेखक चाहते हैं कि हम केवल जानकारी लेकर न जाएं, बल्कि अपनी सोच को भी बदल कर जाएं। इस पुस्तक का पहला और सबसे बड़ा जीवन पाठ यह है कि मेमोरी कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है। बहुत से लोग ये मानकर जीवन बिताते हैं कि कुछ लोग जन्म से ही तेज दिमाग और अद्भुत याददाश्त लेकर आते हैं, जबकि बाकी लोग साधारण मेमोरी के साथ जीने के लिए मजबूर हैं। लेकिन लेखक इस मिथक को पूरी तरह तोड़ देते हैं। वे बताते हैं कि मेमोरी एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी विकसित किया जा सकता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से बेहतर खिलाड़ी, वक्ता या कलाकार बन सकता है, उसी प्रकार वो अपनी याददाश्त को भी मजबूत बना सकता है। अंतर केवल इतना है कि अधिकांश लोग अपने शरीर को तो ट्रेन करते हैं, लेकिन अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने के लिए समय नहीं निकालते। दूसरा महत्वपूर्ण सबक यह है कि मजबूत मेमोरी का रहस्य किसी जादुई तकनीक में नहीं, बल्कि अटेंशन, इंटरेस्ट और प्रैक्टिस में छिपा हुआ है। जब हम किसी जानकारी पर पूरा ध्यान देते हैं, उसमें वास्तविक रुचि पैदा करते हैं और समय समय पर उसका अभ्यास करते हैं,
तो वो जानकारी हमारी स्मृति का स्थायी हिस्सा बन जाती है। लेखक बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि भूलने की समस्या अक्सर मेमोरी की कमजोरी नहीं, बल्कि ध्यान की कमी, रुचि की कमी और अभ्यास की कमी का परिणाम होती है। इसलिए यदि हम इन 3 क्षेत्रों में सुधार कर लें तो हमारी याददाश्त स्वतः बेहतर होने लगती है। तीसरा और सबसे प्रेरणादायक संदेश यह है कि हर व्यक्ति अपनी मेमोरी को कई गुना बेहतर बना सकता है। चाहे आपकी वर्तमान याददाश्त कैसी भी हो, आप उसे विकसित कर सकते हैं। आपका मस्तिष्क सीखने, बदलने और मजबूत बनने की क्षमता रखता है। उम्र, पृष्ठभूमि या वर्तमान क्षमता कोई बाधा नहीं है। सही तकनीकों और निरंतर अभ्यास के साथ हर व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। लेखक हमें यह भी सिखाते हैं कि सफल लोग अपनी मेमोरी पर अंधविश्वास नहीं करते, बल्कि उसे ट्रेन करते हैं। वे महत्वपूर्ण जानकारी को व्यवस्थित करते हैं, उसे जोड़ते हैं, दोहराते हैं और रिकॉल करने का अभ्यास करते हैं। वे अपनी याददाश्त को भाग्य पर नहीं छोड़ते, बल्कि उसे एक कौशल की तरह विकसित करते हैं। यही इस पूरी पुस्तक का सार है। मेमोरी कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है। ये ध्यान की शक्ति है, ये रुचि की शक्ति है, ये अभ्यास की शक्ति है, ये सही तकनीकों और सही आदतों का परिणाम है। और जब ये सभी तत्व एक साथ काम करते हैं, तब साधारण व्यक्ति भी असाधारण याददाश्त विकसित कर सकता है। अंततः लेखक हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमारे भीतर जितनी मानसिक क्षमता छिपी हुई है, उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही हम उपयोग करते हैं। लेकिन जिस दिन हम अपने दिमाग को समझना, प्रशिक्षित करना और उसकी क्षमता का सही उपयोग करना शुरू कर देंगे, उसी दिन सीखना आसान हो जाएगा, ज्ञान अधिक स्थायी हो जाएगा और सफलता की संभावनाएं पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएंगी। यही मेमोरी, हाउ टू डेवलप, ट्रेन एंड यूज इट पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश है। आपकी मेमोरी आपकी सीमा नहीं है। सही प्रशिक्षण के साथ वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि आपकी मेमोरी कोई जन्मजात वरदान नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जिसे आप हर दिन बेहतर बना सकते हैं। आज आपने सीखा कि कमजोर याददाश्त का कारण अक्सर कमजोर दिमाग नहीं, बल्कि ध्यान की कमी, रुचि की कमी और अभ्यास की कमी होती है। आपने जाना कि अटेंशन, एसोसिएशन, विजुअलाइजेशन और रेपिटेशन जैसी तकनीकें आपकी सीखने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकती है। याद रखिए, आपका दिमाग एक असीमित क्षमता वाला खजाना है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे यूं ही छोड़ देते हैं, जबकि कुछ लोग उसे ट्रेन करते हैं। जिस दिन आपने अपने दिमाग को सही दिशा में प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया, उसी दिन आपकी सीखने की गति, आपकी सफलता और आपका आत्मविश्वास बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सफल लोग ज्यादा बुद्धिमान पैदा नहीं होते, वे अपनी मानसिक क्षमताओं को लगातार विकसित करते हैं। तो आज से अपनी मेमोरी को कमजोरी मत समझिए, उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही बेहतरीन बुक्स की पावरफुल समरीज आप तक लगातार पहुंचती रहें। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीख लेता है, वो अपने भविष्य को भी नियंत्रित करना सीख जाता है। धन्यवाद।